नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। साथ ही आपके लिए इंट्राडे पूंजीनिया किशोर नारने हैं मोतीलाल ओसवाल से और दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से। आज अहम फैसला भी है यूएस फेड का। हालांकि बाजार यही अनुमान लगाकर चल रहा है कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन फेड की जो कमेंट्री होगी वो काफ़ी अहम होगी और इस हफ्ते कई अहम डेटा भी है। और आज फेड के फैसले के बाद कल जॉबलेस क्लेम और फिर परसों नॉन फार्म पेरोल के नंबर भी आएंगे, जो आने वाले जो बैठकें होंगी फेड की उस पर काफ़ी असर ये नंबर डालेंगे। हालांकि जॉब ओपनिंग्स के जो नंबर थे यूएस के वो अनुमान से कमज़ोर थे, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के नंबर बेहतर दिख रहे थे। तो मिले जुले आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं यूएस से। हम किशोर सर, क्या लग रहा है गोल्ड की चाल यहाँ से तो तेज़ अभी दिख रही है, क्या तेज़ी आगे यहाँ से और बढ़ने की उम्मीद है? आज के लिए क्या करें और पोजिशनली क्या करना चाहिए गोल्ड में? विश्वमोहन जी, दिस इज नवनीत दमानी फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। हाउएवर, आपने गोल्ड पे सवाल पूछा है और गोल्ड में मुझे इंट्राडे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आज थोड़ा सा कॉशियस स्टांस रखना चाहिए, लार्जली बिकॉज आज फेड की बैठक है। हमने 2-3 दिनों में एक अच्छा उठापटक का माहौल देखा है। करीब करीब 99,000 से प्राइसेस गिर के 97,000 तक आ गए, वहां से एक रिबाउंड करके वापस 98, 200, 300 के पास चल रहे हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी है मार्केट में और 96 वाला डॉलर इंडेक्स 99 तक जो बढ़त दिखा रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेड डिस्कशन जो चल रहा है यूएस चाइना के बीच या बाकी देशों के बीच, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का माहौल बनाता जा रहा है, जिसकी वजह से आइडियली थियोरेटिकली गोल्ड प्राइसेस में एक दबाव आना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि ये जो पुल बैक हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 दिनों में, थोड़ा सा हाफ हार्टेड है। ये कहीं ना कहीं जाके अटक जाएगा, पॉज हो जाएगा और वापस एक फॉल में कन्वर्ट होगा। ओवरऑल सेल ऑन रैली का स्टांस रहेगा। करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट अगर यहाँ से 100-150 रुपए या 98,500 के आसपास आ जाएगा तो सेल किया जा सकता है। 99,000 के आसपास आप स्टॉप लगाइए, करीब करीब 1000 से 1200 पॉइंट का आपको फॉल इवेंचुअली देखने मिल सकता है। ओके, तो 1000-1200 के पॉइंट की गिरावट दिख रही है। चांदी में बताइए नवनीत जी, चांदी को लेकर क्या लग रहा है? चांदी 1,14,000 के आसपास फिर से आ चुकी है, ये तेजी यहाँ से एक्सटेंड फिर से होगी क्या? चांदी में जो मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरह से उठ के आ रहा था और हमने इसको 98,000 से लगभग ऑलमोस्ट 1,10,000 तक नॉन स्टॉप आते हुए देखा। वहां से जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा रुक रुक के आ रहा है, लार्जली बिकॉज डॉलर इंडेक्स पूरे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स को एक दबाव में लेके आ चुका है। बेस मेटल में भी एक अच्छी पॉजिटिविटी देखने मिल रही थी, बट जहां से डॉलर इंडेक्स की तेजी शुरू होती है वहां से बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल्स में थोड़ा सा एक दबाव आ जाता है। चांदी लास्ट कुछ महीनों से एक लार्जली कॉपर के साथ साथ ही चल रही है, उसका रुझान एकदम बिल्कुल लगभग 90% कोरिलेशन के साथ कॉपर के साथ चल रहा है, जहां पर दोनों की तेजी एक साथ थोड़ी सी पॉज हुई हुई नजर आ रही है। आज फेड की बैठक के बाद अगर डॉलर इंडेक्स में करेक्शन का माहौल फिर से चाहता है तो दैट कुड बी द नेक्स्ट बिग लेवल अप फॉर सिल्वर। बायस अभी भी बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 1,13,000 के आसपास मिले तो आप बाय की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 1,12,000 का आप स्टॉप लगाए, इवेंचुअली आपको 1,15-1,16 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, आप बताइए दिनेश जी, आपको क्या लग रहा है सोने चांदी में आज क्या करना चाहिए फेड के फैसले से पहले? जी बिल्कुल, फेड का फैसला है शाम में। ब्याज दरें बिल्कुल सीमित सेम रहने की पूरे चांसेस है, बट उनकी कमेंट्री क्या थी, जैसे आपने कहा कि कमेंट्री काफी निर्भर करेगा कि 50 आगे जो साल खत्म होगा उसमें 50 बेसिस पॉइंट कम होगा या उससे ज्यादा होगा, वो देखने वाली बात होगी। आज गोल्ड की बात को तो मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। जो एक बड़े फॉल के बाद में पुल बैक रैली जो हमें देखने मिली है, मुझे लगता है जो नेक्स्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है, अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट करीब करीब 99,500 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। इस लेवल पर कहीं अगर आता है तो इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 99,720 का इसमें स्टॉप लॉस लगाए और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 99,100 के लेवल्स गोल्ड दिखा सकता है। पर एक चीज ध्यान रखिए, आज कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ना करें, इंट्राडे के लिहाज से ट्रेड करें। वहीं सिल्वर की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि रेंज जो है, एक नीचे जो बड़ा सपोर्ट है ये 1,12,500 का है और एक बड़ा जो रेजिस्टेंस है 1,14,350 के आसपास का रेजिस्टेंस है। तो ऊपर अगर कोई एक लेवल मिलती है तो मुझे लगता है कि सिल्वर 1,14,250 350 के दरमियान शॉर्ट सेल किया जा सकता है। 1,13,200 का डाउनसाइड पोटेंशियल, 1,14,850 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो। तो मुझे लगता है थोड़ा अगर बढ़ता है कहीं पर तो दोनों गोल्ड सिल्वर में इंट्राडे के लिहाज से शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। तो ये चाल चांदी और सोने की आपकी तरफ से है। दिनेश जी, एक और सवाल क्रूड को लेकर आपसे होगा। 5 हफ्ते की ऊंचाई पर कच्चा तेल पहुंच चुका है
और रूस पर ट्रंप की सख्ती से सप्लाई को लेकर यहाँ पे चिंता है। रूस को जिस तरह से 10 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है, इसका असर भी दिख रहा है। क्या लग रहा है, कच्चे तेल की तेजी अब पूरी हो चुकी है? जो भी खबरें हैं डिस्काउंटेड है इस भाव पर, या अभी और तेजी बची है क्या? निचले स्तर से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें उभर कर आया है। पिछले 2 दिनों में काफी प्राइसेस ज्यादा बढ़े हैं और करीब करीब 5 हफ्ते के ऊंचे ऊंचे स्तर पर यह भी ट्रेड कर रहा है। जो रूस के लिए जो 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था वो 10 दिन पर लाने के कारण ही एक बड़ा मूव हमें देखने मिला है। मुझे लगता है कि 5980 के अराउंड एक थोड़ा सा दिखता है, तो कल जो फॉलो थ्रू रैली आई थी वो दोबारा एक बार बढ़ सकती है। 6120 के लेवल मुझे अपसाइड इसमें नजर आते हैं और डाउनसाइड में लगता है कि 5940 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आप बताइए नवनीत जी, आपकी राय क्या बन रही है कच्चे तेल पर? यहां से आप लोग क्या अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट कर रहे हैं सर? बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप हुआ है क्रूड ऑयल में और करीब करीब 300 पॉइंट का रैली हम लास्ट कुछ दिनों में देख चुके हैं। आई थिंक दिनेश जी ने ऑलरेडी बता दिया फंडामेंटली क्या डेवलपमेंट है और लास्टली बायस अभी भी बहुत पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे हिसाब से जो ड्राइविंग सीजन रहा बहुत ही सक्सेसफुल ड्राइविंग सीजन रहा। एक अच्छा ड्रॉडाउन हमको इन्वेंट्री में भी देखने मिला जिसकी वजह से पॉजिटिव एक्टिविटी आ रही है। यूएस एंड चाइना का जो ट्रूस होते हुए नजर आ रहा है या 90 डे का जो एक्सटेंशन पीरियड मिल रहा है वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल है पूरे विश्व के ग्लोबल फ्रेमवर्क में। तो ओवरऑल जहां पे नेगेटिविटी थी वो हटते जा रही है एंड पॉजिटिव बायस डेवलप हो रहा है विच इज सपोर्टिव फॉर क्रूड ऑयल प्राइसेस। यहाँ से 25-30 रुपए गिर जाए ऐसी मामूली बात, करेक्शन हो सकती है। आपको 6000 के नीचे जहां भी मिले क्रूड बाय की स्ट्रेटेजी रहेगी। 6920 आपका स्टॉप लॉस जाएगा और हम 6200 तक के लेवल आने वाले दिनों में देख सकेंगे। क्रूड की बात ये हो गई, लेकिन एक खबर ये आ रही है वो ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से ये है कि टैक्स बचाने के लिए कुछ ज्वेलर्स ने अकाउंटिंग नियमों में छेड़छाड़ की है ये, और इनकम टैक्स विभाग ने पिछले 5-6 सालों से चल रही इस गड़बड़ी को पकड़ा है और एक ज्वेलर ने अपने छिपाए गए मुनाफे पर 100 करोड़ का टैक्स भी चुकाया है, ये खबर आ रही है। इन ज्वेलर्स ने फीफो की जगह यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की जगह लीफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट का तरीका अपनाया है। और लीफो से होता क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका कम दिखता है जिससे मुनाफा और टैक्स भी की जो देनदारी होती है ये घट जाती है। लेकिन कुछ सवाल भी उठ रहे हैं और ज्वेलर्स भी कह रहे हैं कि अगर उनकी पुरानी खरीदारी है, पुराने स्टॉक पड़े हुए इन्वेंट्री है, उस पर भी अगर टैक्स अगर नए रेट पे अगर दें तो कैसे होगा। सवाल है कि क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लीफो का इस्तेमाल करना साफ तौर पर टैक्स कानून का उल्लंघन है क्या? यही समझते हैं। हमारे साथ सुधीर कौशिक जी हैं, फाउंडर हैं taxspanner.com के। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर सर, आपने वक्त निकाला है। सर, पहला सवाल यही होगा कि जो क्या इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लीफो का इस्तेमाल करना साफ तौर पर टैक्स नियमों का उल्लंघन माना जाएगा क्या? हाँ जी, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनका अपना एक इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है जिसको फॉलो करना होता है। आपने अपनी बुक्स में चाहे कुछ और भी किया हो, यूज किया हो लीफो, लेकिन आपको कंप्यूटेशन जिस मेथड से करनी है, कंप्यूटेशन का मतलब है आयकर जिसके हिसाब से देना है, जो मेरी इनकम टैक्स है उसकी कंप्यूटेशन कैसे होगी, उसका उन्होंने कुछ चीजों के लिए, जैसे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन है, फॉरेन इनकम की कंप्यूटेशन है, इसी तरह से ये जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, इसकी वैल्यूएशन का ये 2016-17 में ये स्टैंडर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का है। ये इंस्टीट्यूट के भी स्टैंडर्ड होते हैं, वो नहीं है, ये है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। क्योंकि लोग इसके थ्रू कुछ ना कुछ हेरा फेरी पहले भी करते ही थे। ऐसा नहीं है कि देखो, जैसे हम जान बचाने के लिए कई बार कुछ कुछ करते हैं, टैक्स भी उतना ही प्यारा है, लोगों को जाना नहीं चाहिए, किसी तरह से बच सकता है तो बचाते हैं। लेकिन कई बार लोग सिस्टम को भूल जाते हैं कि आपकी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखा जाएगा, जो सीए है वो लिखता है कि ये लीफो बेस्ड कैलकुलेशन है, उसको लिखना होता है जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है। और आजकल डिजिटल फुटप्रिंट से हम कहते हैं, सब जगह आप छोड़ रहे हो, तो आप अगर कोई गलत चीज कर रहे हो और उसका कहीं ना कहीं डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ दिया है, 2016-17 से ये कानून है, तो वो 5-6 सालों का पूरा पीछे जा सकती है सरकार और उनको वो टैक्स कर सकती है। फीफो मेथड ही अलाउड है इनकम टैक्स में, ये अलाउड नहीं है। हाँ, एक एक्सेप्शन ज्वेलर से भी बातचीत हो रही थी, उनका कहना है कि अगर उनके पास पुराना भी स्टॉक पड़ा हुआ है तो बेवजह उनको टैक्स देना पड़ता है उस पर। क्या इस पर आपका टेक क्या है सर? देखिए, अगर वो पड़े स्टॉक की वैल्यूएशन बढ़ रही है तो आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है ना। अगर सोना रखे 30,000 से 1 लाख हो गया तो आप बेचने को उसको 32,000 35,000 नहीं बेच पा रहे हो, लेकिन वैल्यू तो बढ़ रही है ना। ऐसे तो हमारी प्रॉपर्टी की भी वैल्यू बढ़ती है।
तो जो एक value और बढ़ रही है सवाल, उसको- पिछले 5 सालों में किसी ने अगर लीफो का इस्तेमाल किया है तो क्या पुराने असेसमेंट को फिर से खोले जा सकते हैं क्या? हाँ जी खोला जा सकता है। 5-6 साल का जो भी है वो खोल सकती है सरकार, और टैक्स भी लगा सकती है। टैक्स के साथ साथ उसको पिनलाइज भी कर सकती है। ओके। जो एक बचता है, एक जेन्युइन जो केस है कि अगर मेरा स्पेसिफिक गुड्स है कि वो पर्टिकुलर आइटम ही मैंने रखा हुआ था, वही बेचा है और वो लास्ट में ही आया था, तब वो मेथड आपको अलाउड है, यानी कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब गोल्ड तो ओवरऑल जब उनके पास रॉ गोल्ड है या अनफिनिश्ड है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो आप सर, एक इजीली। सवाल ये है कि छोटे व्यापारी या ज्वेलर जो इन्वेंट्री मेथड को सही तरीके से नहीं समझ पाते हैं, ऐसी स्थिति में उन्हें क्या पहले चेतावनी दी जानी चाहिए क्या? देखिए, सबके लिए यहाँ पर देश में प्रोफेशनल अवेलेबल हैं। जो लाखों का या करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, वो कुछ हजार की फीस देके किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेते हैं और ले भी रहे होंगे, लेकिन वो सही रास्ते पे चलने की सलाह ले रहे हैं या टैक्स बचाने की, ये दोनों में फर्क है। क्योंकि कई बार लोग मुनाफा बढ़ाने में लगे रहते हैं, उसमें कोई ऐसा जब मंशा मेरी अगर सही है तो मैं ये कह सकता हूँ, आज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारे जैसे प्लेटफॉर्म से, जहां पर आप अपने सवाल पूछ सकते हो और कोई रीजनेबल प्राइस है। कुछ ऐसा नहीं है कि आप पौने पौने दाम दे रहे हो। तो ये इच्छा है लोगों की, और इग्नोरेंस जो है ना, ये इग्नोरेंस टैक्स लॉ में माफ नहीं होती है। आप ये कहोगे मुझे मिला, मुझे नहीं पता था। तो सही आपको तो बात है बहुत सर, सही बात है कि आप छोटे थोड़े से फीस से आप जैसे एक्सपर्ट्स की सलाह भी ले सकते हैं। सर, क्या सोने की कीमतों में भारी बढ़त के कारण इन्वेंट्री मैनिपुलेशन का ट्रेंड इंडस्ट्री में बढ़ा है और ये हाँ जी। इसको वाइडर पैटर्न के तौर पे देखना चाहिए? देखो, सबको एक उस जैसा नहीं समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास मुनाफा करने की या आगे बढ़ने के लिए गलत रीतियां, अच्छे अच्छे जो ब्रांड्स होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि इस तरह की चीजों में इंडल्ज करें, क्योंकि उनका ब्रांड की वैल्यूएशन, उनके जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। वो 10-20 करोड़ 50-100 करोड़ के लिए शायद ऐसी चीजें नहीं करते हैं। ये कुछ बीच के कुछ लोग हैं जिनके पास आगे बढ़ने की इच्छा होती है, या फिर बहुत छोटे हैं जिनको तेजी से आगे बढ़ना है। मेहनत और लगन से जो लोग आगे बढ़ते हैं, अपने नाम को बनाते हैं, वो शायद ज्यादा अच्छा है। इस तरह की हेराफेरी और खास सर, एक और सलाह है, टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे ज्वेलर्स को, ताकि वे सही वैल्यूएशन अपनाएं और टैक्स विवाद से बचे रहें? क्या आपकी तरफ से क्या सलाह है? लीफो ही अलाउड है, लीफो ही आपको फॉलो करना चाहिए। अगर आप स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैंने फला स्टॉक खरीदा था, एज इट इज फिनिश्ड बेचा है, या कुछ मैंने स्पेसिफिक बनाया था किसी के लिए, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके भी बेच सकते हो। उसके लिए फीफो जरूरी नहीं है। नहीं तो अभी आपके लिए फीफो मेथड ही लीगली अलाउड है। ये फैसले हो चुके हैं। ओके, शुक्रिया सुधीर जी, आपने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल से और हमारे दर्शकों को जागरूक किया, ज्वेलर्स को भी जागरूक किया कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। ये पूरी कम्युनिटी की बात नहीं है, कुछ चंद ज्वेलर्स की तरफ में इस तरह की गड़बड़ी मिली है और आईटी डिपार्टमेंट की नियम तो आपको जो है वो फॉलो करना ही पड़ेगा। शुक्रिया सर, आपसे आगे भी बातचीत होती रहेगी। चलिए, लेकिन जाने से पहले आज हमने बातचीत की थी अपने खास मेहमान से, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के सीएफओ से। उनसे खास नतीजों पे बात हुई थी, नीलेश कामली जी से, सीएफओ स्टार हेल्थ की, जिसकी हम पूरी चर्चा 12:30 बजे आपको दिखाने वाले हैं ही। साथ ही उनके जो पहली तिमाही के जो नतीजे थे, वो नतीजे कैसे रहे हैं, क्या मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से इस नतीजे में, उस पर उन्होंने क्या कहा है, आइए वो सुनवा देते हैं आपको। IFRS में हमारा काफी अच्छा रिजल्ट है, 44% ग्रोथ है, प्रॉफिट्स में 438 करोड़ का प्रॉफिट है। ये दो चीजों से आया है। एक तो हमने एक्सपेंस रेशियो जो है वो 100 बेसिस पॉइंट 1% से कम हुआ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। जो हमने कॉस्ट रिडक्शन, कमीशन पेमेंट्स में अच्छा काम किया, उसका रिजल्ट है ये। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट बुक जो है वो हमने 17.5% जो है वो इक्विटी ETFs में इन्वेस्ट करा है, उस पर हमको काफी अच्छा रिटर्न आया है इस बार, करीब 580 करोड़ के आगे। तो एक्सपेंस रेशियो और इन्वेस्टमेंट इनकम के कारण हमारा प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा बढ़ा है Q1 में। लॉस रेशियो में भी काफी अच्छा काम हो रहा है, जो अभी स्टेबल रहा है, एंड आने वाले समय में वो हमको लग रहा है कम होता जाएगा। ग्रोथ में हमारा 13% ग्रोथ है, रिटेल में हमारा 18% ग्रोथ है। ये ग्रोथ 13% कम है कंपेयर टू रिटेल, बिकॉज कॉर्पोरेट में हमने कॉन्शियस कॉल लिया है कि हमको लार्ज कॉर्पोरेट को इंश्योरेंस बिजनेस नहीं करना है जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम है। तो रिटेल ग्रोथ 18% है, जो काफी स्ट्रांग है हमारा। ओके, तो आप सुन रहे थे स्टार हेल्थ के मैनेजमेंट सीएफओ को, नीलेश कामली जी को। लेकिन ये पूरा इंटरव्यू सुन सकते हैं स्टार हेल्थ के मैनेजमेंट को 12:30 बजे। तो आप जरूर जुड़िएगा और जानिए स्टार हेल्थ की क्या तैयारी है, मैनेजमेंट के क्या प्लान्स है, सब चर्चा होगी।
12:30 बजे। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नवनीत जी और दिनेश सोमानी जी बने रहेंगे, उनसे चर्चा करेंगे बेस मेटल्स पे, नेचुरल गैस पर और बाकी खबरों पर भी, एग्री मार्केट पर भी। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। अब बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स की चाल देखें तो आज जिंक में दबाव है, लेड में हल्की नरमी है, कॉपर में हल्की नरमी है, एल्युमिनियम मामूली तेजी के साथ 253 रुपए पे कारोबार कर रहा है। नवनीत जी, बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? मुझे लग रहा है कि बेस मेटल कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा एक पॉज लिया हुआ है और उसकी चाल आज नहीं कल आपको थोड़ी सी बेहतर देखने मिल सकती है, जहाँ पे फेड का नतीजा आ जाएंगे और डॉलर इंडेक्स किस तरह से बिहेव करेगा वो एक डायरेक्शनली आपको बेटर व्यू दे पाएगा। ऑलरेडी जो कॉन्ट्रैक्ट जुलाई वाला है वो टेंडर पीरियड में आ गया, तो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है सारे ही मेटल्स में। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी एंड इवेंचुअली आपको एक बड़ा पॉजिटिव मोमेंटम दोनों तीनों मेटल्स में देखने मिल सकता है। 295 के आसपास आपको कॉपर जहां भी मिले अगस्त कॉन्ट्रैक्ट आप बाय करने की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। 290 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, आपको 910 से लेकर 930 के बीच के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिंक में भी पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। 268 के आसपास करंट भाव चल रहे हैं, 266 265 के आसपास बाय करिए, 261 का स्टॉप लगाइए, वापस 272-75 तक के लेवल देखने मिलेंगे। बताइए दिनेश जी, आपको क्या पसंद आ रहा है बेस मेटल्स में आज? जी बिल्कुल, बेहद सीमित दायरे में व्यापार हो रहा है, रेजिस्ट कर रहा है और डाउन साइड जैसे ही 894 895 के लेवल आते हैं वहां से बाइंग इमर्ज होकर आती है। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली वेट करना चाहिए। 902.50 अगर क्रॉस करता है तो ही कॉपर बाय करना चाहिए। ऊपर में 909 913 के लक्ष्य इसमें देख सकते हैं। डाउन साइड 894 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। नवनीत जी, एनजी आज 1.5% ऊपर है, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या आउटलुक है आपका? एनजी में एक पॉजिटिव मोमेंटम लास्ट 2-3 दिनों में शुरू हुआ है एक रीजनेबल करेक्शन के बाद में। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पर रिबाउंड होकर 280 और 285 के रेंज में चले जाएगी। बहुत बड़ी तेजी नहीं है, एक रिबाउंड ही खेल रहे हैं हम। 280 से 85 के आसपास वापस एक की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। 290 आपका स्टॉप लॉस रहेगा एंड नीचे में हमको फिर से प्राइसेस करेक्ट होते हैं 265 260 के आसपास देखने मिल सकेंगे। ओके, तो अभी यहाँ पे एक रिकवरी थोड़ी दिख सकती है जो 285 तक जा सकती है, बाकी फिर से वापस से 265 तक आने की संभावना है। एग्री मार्केट में दिनेश जी आज आपकी टॉपिक क्या होगी? मसालों में और ग्वार पर छोटा सा व्यू दे दीजिए सर, 1 मिनट में। जी बिल्कुल, ग्वार मुझे लगता है कि 5180-85 के अराउंड बाइंग बन के 5140 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं और 5240-45 का इसमें अपसाइड टारगेट नजर आता है। धनिया छोड़ अन्य मसालों में बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, वोलेटिलिटी नहीं है। अब धनिया में भी नीचे इस लेवल से 12 से 13% की तेजी आ चुकी है। मुझे लगता है कि 7900 अराउंड धनिया अपना लॉन्ग एग्जिट कर लेना चाहिए, थोड़ा डिप का इंतजार करना चाहिए, वहीं से फ्रेश बाइंग निकल कर आ सकती है। ये सलाह है मसालों को लेकर। नवनीत जी, आखिरी सवाल, डॉलर रुपये को लेकर रुपए की कमजोरी बढ़ती जा रही है, 87 रुपए 25 पैसे पे आ गया है, आधे % की गिरावट रुपए में दिख रही है डॉलर के मुकाबले। एक तो ये डील में देरी हो रही है और साथ ही FIIs की जो बिकवाली चल रही है उसका भी दबाव दिख रहा है। क्या लग रहा है, रुपए में और कमजोरी बढ़ सकती है क्या नवनीत जी? मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है, असमंजस में है कि यह डील किस तरह से फाइल आउट होगी और साथ साथ आज फेड की बैठक भी है जिसके चलते हमने देखा कि 96 वाला डॉलर इंडेक्स 99 तक आ गया है। तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती जो है वो कहीं ना कहीं USD INR पे हावी होते हुए नजर आ रही है। अभी मेक और ब्रेक लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है विश्वमोहन जी। 87.20-25 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग आती है सस्टेनेबिलिटी और कल वहीं पे ट्रेड करेगा तो मेरे हिसाब से फिर से 88 की तरफ यानी लाइफ टाइम हाई की तरफ जा सकता है। बट ओवरऑल बायस बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव नहीं है मेरे हिसाब से। ये रेजिस्टेंस ले लेगा और यहाँ से ही अप्रिसिएशन का जर्नी शुरू हो सकता है USD INR का। तो अगर इफ आई हैव टू पुट माय मनी, मुझे लगता है कि यहाँ से अप्रिशिएट होना अगले 1-2 दिनों में पॉसिबली हो सकता है। बट ध्यान रखिएगा कि टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल है तो स्टॉप लॉस लगा के जरूर काम कीजिएगा। बिना स्टॉप लॉस के काम ना कीजिए, लेकिन 1 से 2 दिनों में यहाँ पर रिकवरी रुपए में लौट सकती है, मजबूती अब यहाँ से देखने को मिल सकती है। जितनी गिरावट आनी थी आ गई, ऐसा उनको लगता है। शुक्रिया नवनीत जी आपका, दिनेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए मुनाफे की मंडी को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते आपको बता दें, महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें।